हेलो टू ऑल। आपका अभ्युदय प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के नेक्स्ट सेशन में स्वागत है। आपको पता होगा अभी तक पॉलिटी में हमने फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन सेक्शंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। फंडामेंटल राइट्स को तो इनफैक्ट हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर किया था सो दैट प्रीलिम्स के कोई भी क्वेश्चन आपके ना छूटे। आज उसी क्रम में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अनदर टू इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, ऑल्दो वेरी वेरी इजी चैप्टर जहां से आपको इजीली मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। और वो दो चैप्टर का नाम है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इन दोनों चैप्टर को आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करेंगे। तो अगर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो इसके पहले क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक तरीके से दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। ये इसीलिए हैं बिकॉज अगर बात करें डेमोक्रेसी के बारे में, सो डेमोक्रेसी के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दूसरा होता है सोशल डेमोक्रेसी और तीसरा होता है आपका इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंडिया में इंश्योर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को लाने के लिए को इंश्योर करने के लिए डीपीएसपी के प्रावधानों को डाला। और इस इंटरकनेक्शन को बहुत लोगों ने कहा है, इनफैक्ट अंबेडकर ने तो आउटराइटली कहा था कि अगर इंडिया में हम रियल सेंस में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चाहते हैं तो वो तभी हो सकता है जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के ढांचे पे खड़ा हो। नहीं तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं। इसको एक उदाहरण के तौर पर हम लोग, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स। उसका मतलब होता है कि पॉलिटिकल राइट्स के अंदर आ जाएगा एवरी पर्सन हैज द राइट टू वोट। सभी लोगों के पास वोट करने का अधिकार है। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, क्या ये राइट लोगों का, क्या इसको फुलफिल किया जा सकता है अगर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हो? एग्जाम्पल, आपने कह दिया कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू वोट, बट क्या पहले के जमाने में लोअर कास्ट पर्सन को वोट करने का अधिकार था? नहीं था। तो क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर हो सकता है अगर सोशल डेमोक्रेसी, दैट मीन सोसाइटी में इक्वालिटी ना हो? उसके बाद आता है कि क्या लोगों का जो अधिकार है वोट करने का, क्या वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बिना हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक रिक्शा वाला है, वो दिन भर कमाता है सो दैट वो अपने रोजी रोटी को, क्या वो एक दिन का छुट्टी लेकर अपने दुकान को या अपने काम को बंद करके वोट करने जा सकता है? नहीं, बिकॉज अगर वो जाएगा तो वो अपने अगले दिन के खाने का पैसा नहीं जुटा। दैट मीन्स कि अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को होना है किसी रियल सेंस में, उसके लिए आपको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए अंबेडकर ने कहा था डीपीएसपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंश्योर करता है। तो अगर फंडामेंटल राइट्स रियल सेंस में इंडियंस को इंश्योर करना होगा या रियलाइजेशन होना होगा, तो वो तभी हो सकता है जब डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू किया जा सके। नहीं तो आज आप देख रहे हो, आज जो अधिकार है वो केवल कुछ अमीरों लोग के पास ही है और मैक्सिमम गरीब लोग को कोई भी अधिकार इन चीजों से कोई लेना देना है नहीं, बिकॉज वो अपनी रोजी रोटी, अपने इज्जत, अपने समाज में एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग डीपीएसपी के चैप्टर को कवर करें। तो पहली बात करते हैं डीपीएसपी होता क्या है। सो दे आर एफर्मेटिव एक्शंस टू द गवर्नमेंट टू रियलाइज द प्रिंसिपल्स लेड इन द प्रियम्बल। एफर्मेटिव इंस्ट्रक्शंस का मतलब दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, they are very legit instructions, they are very constitutional instructions to the government। और ये किस लिए है कि जो प्रियम्बल में प्रिंसिपल है, प्रियम्बल में प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, लिबर्टी, तो उन चीजों के रियलाइजेशन के लिए आपके टीपीएसपी के प्रोविजन को लाया गया है। इट सीक्स टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, वेलफेयर स्टेट। दे आर ऑल्दो नॉन जस्टिसिएबल। आपको पता है फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल था और डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल। दोनों में फर्क क्या पड़ता है कि जब मैं नॉन जस्टिसिएबल कह रहा हूं डीपीएसपी, इसका मतलब कि अगर सरकार डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू नहीं करती है, देन यू डोंट हैव एनी राइट टू गेट जस्टिस फ्रॉम द जुडिशरी।
मतलब अगर सरकार डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो आप जुडिशरी के पास जाकर इस केस को नहीं ले जा सकते हो और जस्टिस की गुहार नहीं कर सकते हो। लेकिन यही केस अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें कि अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, देन यू हैव ऑल द राइट टू अप्रोच द जुडिशरी टू गेट द जस्टिस। लेकिन डीपीएसपी आपको नॉन जस्टिसेबल है। तो ऑल्दो दे आर नॉन जस्टिसेबल बट दे आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस विच स्टेट शुड इनकॉर्पोरेट व्हाइल फ्रेमिंग द लॉ। और ये इनफैक्ट आर्टिकल 37 में लिखा भी हुआ है जो हम लोग देखेंगे। अब अगर आर्टिकल 36 की बात करते हैं, सो डेफिनेशन इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट हैज द सेम मीनिंग इन पार्ट 3। तो जो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में हमने स्टेट का डेफिनेशन देखा था, वही स्टेट का डेफिनेशन आपको डीपीएसपी की। जब डीपीएसपी में कहता है कि स्टेट विल सिक्योर इक्वल वेजेस फॉर इक्वल पे, स्टेट विल सिक्योर इक्वल वेजेस फॉर ऑल द जेंडर। सपोज डीपीएसपी में लिखा गया स्टेट विल एंश्योर इक्वल वेजेस फॉर ऑल द जेंडर, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ सैलरी कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो ये स्टेट है कौन? तो ये स्टेट सेम वही स्टेट है जो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आता है। सो आर्टिकल 36 में आपको यही चीज। इसके बाद आता है आर्टिकल 37 विच वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पे लिखा गया है कि ऑल्दो डीपीएसपी के जो प्रोविजन है वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, they cannot be enforced by the court. However, all these principles are very fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making the law. तो वही कह रहा है कि although DPSP are a kind of they are not enforceable by the court, but that does not mean it does not have any utility. Rather, it has a very important utility because it is important for it is very fundamental in the governance of the country, and hence it puts a moral duty, not a legal duty. It puts a moral duty on the state to apply these principles in making the। अब बात करते हैं कौन कौन से डीपीएसपी के प्रावधान हैं। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में देखोगे आर्टिकल 38 है आपके पास, जहां बात करता है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। ये आर्टिकल 38 है, नॉट इंपॉर्टेंट, आप इसको छोड़ सकते हो। आर्टिकल 39 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे राइट्स हैं और उन सबको याद रखना है। Right to adequate means of livelihood for all citizens, very important. Equitable distribution of material resources of the community for the common good. Material resources का मतलब जितने भी हमारे हैं, मिनरल्स हैं, आयरन है, आयरन ओर है, कोल है, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको इक्विटेबल होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब एवरी पर्सन इन इंडिया should have equal access to all these kind of material resources because material resources हमें नेचर से मिलता है and hence उन पे सबका हक है, ना कि केवल कुछ बिजनेसमैन का हक है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन 39 आर्टिकल 39 क्लॉज सी, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए। और इसके पहले हमने बात किया था आपके 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सरकार ने आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को इस तरीके से प्रेसिडेंस दिया है आपको ओवर द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। देन अगेन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। Preservation of the health and strength of workers and children against forcible use, abuse, again an important thing. Opportunities for the healthy development of children, so that's also again article 39 के अंदर ये इतने सारे राइट्स हैं हमारे। आर्टिकल 39A के अंदर कहा जाता है प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसी के अंदर आपको पता है लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 में लाया गया था, जिसके अंदर नालसा जैसे बॉडी को बनाया गया था, जिसका काम ही है कि इंडिया में किस तरीके से जस्टिस को एक्सेसिबल बनाया जाए लोगों की तरह। जितने भी लीगल सपोर्ट हैं टू ऑल दोज अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा सके। So this was again a very very important article। ठीक है, आर्टिकल 41 ये सब किस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं। आपको पता है कि हमारे डीपीएसपी में 3 प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सो दीज आर अंडर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। और ये आपके प्रेजेंस में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 39A कौन से प्रिंसिपल में आता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। आर्टिकल 41 इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट secure citizens right to work, education and to public assistance. Then Article 42 make provisions for just and humane conditions of work and maternity relief. Again सरकार ने इसी के अंदर maternity benefit act लाया था। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं, आपको डीपीएसपी को सरकार ने टाइम एंड अगेन इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया है।
आर्टिकल 43 में लिखा गया है सिक्योरिंग अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द वर्कर्स. Then Article 43A में take steps to secure the participation of workers in the management of industry. Article 47 में लिखा गया है raise the level of nutrition and standard of living of people and improve public health. That's again a very important thing because आपको पता है इंडिया में कितना मैल न्यूट्रिशन क्राइसिस है, स्टंटिंग वेस्टिंग के रेट्स अभी भी बहुत ज्यादा हाई हैं, तो कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 47 again becomes very much. इसके बाद आते हैं हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में. सो गांधीयन प्रिंसिपल्स अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो कि इंडिया का एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Gandhian principles में Article 40 talks about the Panchayati Raj institution, which has already been now implemented under 73rd and 74th Amendment Act of 1992. Article 43 में talks about the promotion of cottage industries on an individual or cooperation basis in rural areas. So cottage industry are very small scale industries जो एक गांव में आप सेटअप कर सकते हो. It does not require a lot of technology, skill sets, and hence these kind of industries are very much important for a Atmanirbhar rural India. Then Article 43B talks about voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, and professional management of cooperative. Then Article 46 talks about the promote the education and economic interest of SC, ST, and other weaker sections of the society and to protect them from social justice and exploitation. अब इसको कैसे लिंक करोगे आप करंट अफेयर्स से? सरकार ने जो रिसेंटली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन लाया था, सरकार ने यही कहा था कि ये जो हमने रिजर्वेशन लाया है, इट इज in order to implement the provisions of Article 46 because it talks about other weaker sections of the society and to protect them from social injustice and exploitation. Hence, we need to bring such kind of affirmative actions for those people who are economically deprived and not socially deprived because Article 46 में other weaker sections लिखा गया है, which means all those sections who are underprivileged but they are not underprivileged because of their caste identity, but because of their economic status, and hence they should be given such kind of reservation. So that's again has been brought under Article 40. Then Article 47, it prohibits the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. Again, Bihar government has banned alcohol, and one of its argument in the court was that it was implementing Article 47. So again, an important article. Then Article 48, again, very much debatable article as of now because it talks about cow slaughter ban, calves and other milch and brought cattle and to improve their. Then liberal intellectual principle की बात करें तो आर्टिकल 44 में अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिकॉज यूसीसी का डिबेट, यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिबेट काफी ज्यादा चल रहा है. इस पे ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है. सो इफ यू वांट टू गो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इट्स एंटायरिटी देन यू कैन जस्ट गो टू आवर चैनल एंड वहां पे आपको उसका वीडियो. Then Article 45 talks about early childhood care and education for all the children until they complete the age of 6 years. और again important because जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सरकार ने लाया था उसके अंदर इसी चीज के ऊपर फोकस किया गया है. और इसको फुलफिल करने के लिए बाल वाटिकाज जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है कि आंगनवाड़ी को किस तरीके से हम क्योंकि आंगनवाड़ी में भी हेल्थ और इन चीज़ों पे कवर किया जाता है, मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड के हेल्थ के ऊपर, किस तरीके से आंगनवाड़ी में भी जो चाइल्डहुड का बेसिक एजुकेशन है मतलब 3 से 6 साल का एजुकेशन है उसको प्रोवाइड किया जा सके बिकॉज यू नो दैट 90% ऑफ ब्रेन डेवलप्स अप टिल द एज ऑफ 6 years. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है बिकॉज इसी कॉन्टेक्स्ट में एनईपी ने बात किया था अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में. और अब इंडिया में क्योंकि आपको पता है पहले आरटीई एक्ट के अंदर राइट टू एजुकेशन के अंदर एवरी चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years उनके पास फ्री एजुकेशन का राइट था. आज उसी चीज को एक्सपैंड किया गया है और 6 से 3 साल के बच्चों को लिए भी इस तरीके का राइट लाया गया है और इसको आंगनवाड़ी के थ्रू इंप्लीमेंट करने की सरकार प्रयास कर रही है और उसमें बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट है. तो इसके बारे में आप थोड़ा सा और जाके पढ़ सकते हैं. Article 48 talks about organization of agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. Article 49 talks about monument को protect करना है and other historic events which are declared to be interest which are to be declared to be of national importance. 50 again important, separate the judiciary from executive in the public services of the state. और इनफैक्ट ये वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट था सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रिजेक्ट किया तो आर्टिकल 50 को वहां पे बहुत ज्यादा यूज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट इंडिया बीइंग अ विश्व गुरु. तो यहाँ पे बात करता है प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, foster respect for international law and treaty obligations, encourage settlement for international disputes by arbitration.
तो ये हमारे डीपीएसपी हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, उसमें 4 नए डीपीएसपी को ऐड किए गए थे। ये भी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन कौन सा है। सो आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 48A। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से हमारे आर्टिकल्स को 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया। इसके बाद लास्ट चैप्टर आज के सेशन की बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। और फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 में, उस समय ये संविधान में नहीं था। इसको इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के द्वारा डाला था अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। स्वर्ण सिंह कमेटी करके कमेटी था, उसको गठित किया गया था और उसी के रिकमेंडेशंस के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज का एक नया चैप्टर जो कि पार्ट 4A में डाला गया था, और इसके अंदर आपको आर्टिकल 51A मिलेगा। तो पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में सोर्स रशिया है, बिकॉज ड्यूटीज एज अ कॉन्सेप्ट आपको सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में मिलता है, राइट्स एज अ कॉन्सेप्ट आपको डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में मिलता है, ओपन सोसाइटीज में मिलता है, सच एज वेस्टर्न सोसाइटीज में मिलता है। उसका सोर्स रशिया है। इट इज जनरली फाउंड द सोशलिस्ट कंट्रीज। इट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन सोरेन सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। इट इज कन्फाइंड टू सिटीजंस ओनली। फंडामेंटल राइट्स जो है, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर कन्फाइंड टू सिटीजंस, बट सम आर आल्सो अवेलेबल टू एलियंस। हाउएवर फंडामेंटल ड्यूटीज का जो चैप्टर है, इट इज कंप्लीटली कन्फाइंड टू सिटीजंस ओनली। अगेन दे आर नॉन जस्टिसिएबल, मतलब अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं फॉलो कर रहा है तो आप उसको जुडिशरी में ले जाएंगे, आप उसको कोर्ट उठा के ले जा सकते हो कि देखो सर ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं कर रहा, आप उसको पनिश कर सको। ये इसीलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज अगर फंडामेंटल ड्यूटीज देखोगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज में टू हैव रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम। बट आप नेशनल एंथम को कैसे रिस्पेक्ट करते हो, उसको कैसे जुडिशरी फाइन कर सकती है? हो सकता है मेरे नेशनल एंथम का मतलब है कि आई एम जस्ट सिटिंग एंड आई एम पेइंग रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, और दूसरे के हो सकता है नो, इफ यू हैव टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम देन यू हैव टू कंपल्सरीली स्टैंड। तो ये बहुत ज्यादा ये सब चीजों को आप एसेस नहीं कर सकते हो। जुडिशरी इसमें इसको पता नहीं कर सकती कौन रियली फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो कर रहा है और कौन कर रहा है, कितने हद तक कर रहा है। तो अगर इसको, क्योंकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि इसको लीगली बाइंडिंग बनाना चाहिए, मतलब इसको एनफोर्सेबल बनाना, इसको जस्टिसेबल बनाना चाहिए, बट सरकार को पता था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपको लीगल इम्पोजिशन से नहीं आ सकता है। ड्यूटीज हैज टू कम फ्रॉम विद इन, ड्यूटीज हैज टू कम फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ योर सोल, वहां से आ सकता है। सो ड्यूटीज का एनफोर्सेबिलिटी को इंश्योर करना इट्स अ वेरी डैम डिफिकल्ट थिंग एंड हेंस इट वाज मेड नॉन जस्टिसेबल। सो फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल और ये दोनों हमारे डीपीएसपी और ड्यूटीज नॉन जस्टिस। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है, बाकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। पहले देखते हैं, अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle for freedom, uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, defend the country and render national service when called upon to do so, promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of the woman. Values and preserve the rich heritage of the country's composite culture, protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures, develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, safeguard public property, and to abjure violence. Strive towards excellence in all the spheres of individuals and collective activity so that the nation constantly rises to the higher level of endeavor and achievement. Provide opportunities for children, education to children or born between the age of 6 and 14 years. So this duty was added by 86th Constitutional Amendment Act 2002. So only आप याद रखना कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 1 से 10 तक, ये ऑलरेडी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए थे। केवल एक ही बार फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंड किया गया है, दैट वाज अंडर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, और उसके अंदर आपको 11th वाला जो हमारा प्रोविजन है वो आपको ऐड किया गया। तो ये भी प्रीलिम्स में इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इस तरीके से हमने दो चैप्टर्स जो काफी छोटे हैं फंडामेंटल राइट्स कॉन्टेक्स्ट में, बट ये तीनों चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट सिलेबस है आपका ये तीनों चीज, और इन तीनों चीज के ऊपर आपको ये पीपीटी ऑलरेडी उसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के लिंक में ही मिल जाएगा। आप वहां से आके इसको पढ़ के रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट आई कैन फॉर योर बीपीएससी अपकमिंग प्रीलिम्स।
आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर सेशन अच्छा लगा होगा. सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.